साथियों, हम आज संविधान दिवस तो मना रहे हैं और संविधान दिवस आज वो लोग भी मना रहे हैं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाकर इस देश में रख दी है। आप सबको याद होगा कि सोशल मीडिया में यहाँ पे कई बातें हैं सोशल मीडिया को लेकर, और आप सबको पता है कि सोशल मीडिया में एक तरफ कांग्रेस और भाजपा अपने मंचों में भारतीय संविधान का गुणगान करती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा के सोशल मीडिया के आईटी सेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत ये बात लोगों के दिलो दिमाग में पहुंचाने का काम करती है कि भारतीय संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बाहर के देशों से कॉपी किया है। आप सबने इस बात को सुना होगा। हर कोई फेसबुक में, व्हाट्सएप में ये बात आज के वक्त में और कब लिखते हैं, उस दिन लिखते हैं जिस दिन भारतीय संविधान को उनका जो वार्षिक उत्सव है, हम उनका वार्षिक उत्सव मनाते हैं। उस वक्त पे एक तरफ तो उसके संविधान का गुणगान किया जाता है, मगर पिछले दरवाजे से सोशल मीडिया से भारतीय संविधान को कॉपी करके अंबेडकर लाए हैं। ये बात सोशल मीडिया में कांग्रेस और भाजपा के जो मनोवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं वो लिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिनके बाप दादाओं की औकात नहीं थी संविधान लिखने की, जिन्होंने पूरे दुनिया में इस बात के लिए भारत की हंसी उड़ाई, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान लिखकर उसका मसौदा तैयार कर लाए, और मसौदा ऐसा तैयार किए कि किसी को पसंद नहीं आया। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने सोचा कि अब इस देश का संविधान हमें बनाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने शर्त रखी थी कि हम भारत को तभी आजाद करेंगे जब आप इस देश को चलाने के लिए, इस देश के सपने को, यहाँ के जो लोग हैं उनके सपने को बनाने के लिए आप अपना संविधान बना ले। नेहरू से लेकर, पटेल से लेकर, गांधी से लेकर, जिन्ना से लेकर हर किसी ने संविधान लिखा। एक बनाता तो दूसरा फाड़ देता, दूसरा बनाता तो तीसरा फाड़ देता। इन कुछ लोगों में ही आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता था। जो अंग्रेजी शासन है, वहां के जो सचिव थे लॉर्ड मार्काउने, उन्होंने कहा कि आप लोग, हम भारत को छोड़ देंगे। मैं आप भारत देश के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो राजा हैं, उन सबको मैं चुनौती देता हूं कि आप इस देश का संविधान बना लीजिए। अगर आप इस देश का संविधान नहीं बनाएंगे तब हम इस देश का संविधान हम बनाकर आपको देंगे। तब इन लोगों ने कहा कि अगर ये देश आजाद हो जाता है और इस आजाद देश में अगर अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान चलता है तो वो आजादी नहीं है, वो आजादी झूठी है। और जब ये बात उनके बीच में जब चली, उन्होंने जब सोचा कि अगर जापान की तरह, आप सबको पता होगा कि जापान का संविधान जापान वालों ने नहीं लिखा है, बल्कि जापान का संविधान अमेरिका ने लिखा है। आपको पता होगा जापान का संविधान जापान के लोगों ने नहीं लिखा है, बल्कि जापान का संविधान अमेरिका के लोगों ने लिखा है। और जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में जब परमाणु बम ब्लास्ट किया, पूरा जापान तबाह हो गया। और जब जापान तबाह हो गया तब उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अमेरिका ने जापान का संविधान लिखा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान नहीं लिखते तब अंग्रेज हमें भारत का संविधान अपने हाथों से लिखकर तैयार करके देते, तब न तो उसमें संशोधन हो सकता था और न ही किसी भी तरह से उसमें हमारी तरक्की के बारे में लिख सकते थे। क्योंकि भारत की जो अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक भाषा के लोग हैं, यहाँ की जो संस्कृति है वो सब संस्कृति पूरी दुनिया से भारत में सबसे अलग थी। इसीलिए गांधी जी ने सोचा कि अगर ऐसा स्थिति परिस्थिति बन जाता है कि अंग्रेज इस देश का संविधान अगर लिख देते हैं तब हमारा भला होने वाला नहीं है। तब इन्होंने दूसरे देशों में संविधान के लिए लिखने के लिए
लोगों को ढूंढना शुरू किया। और तब इनके ख्याल में आया, जब ये जापान गए तब इनके ख्याल में आया कि उनको जब अनुरोध किया गया कि आप हमारे देश का संविधान लिख दीजिए, तब वहां के लोगों ने कहा कि आपके पास एक ऐसा चमकता हुआ उगता सूरज है, आप इस भारत का संविधान उसके हाथों से लिखवाइए। और तब जाकर इनके दिमाग में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आया और तब इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से जाकर बात किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसे वकील साहब ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 घंटे में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करके पूरे दुनिया को चौंका दिया कि भारत का संविधान किस तरह से होना चाहिए। और उस उद्देशिका में बाबा साहब अम्बेडकर, जो उनका पहला लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, चाहे कोई जाति का हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो हिंदी बोलने वाला हो, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, चाहे फारसी बोलने वाला हो, चाहे गीता को मानने वाला हो, चाहे बाइबिल को मानने वाला हो, चाहे कुरान को मानने वाला हो, सबको एक साथ बैठने का, सबको एक तरह की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का अवसर मिलेगा। इस देश में सबके लिए समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भाईचारा कायम होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की धाराओं में इस तरह से धारा प्रवाहित की कि उनकी धाराओं से हमारी जिंदगी की धाराएं बदल गई। उस वक्त में, जैसे हमारे बघेल जी ने कहा कि एक वक्त में हमें अपने जो गला है उसमें हमें हांडी बांधना पड़ता था थूकने के लिए, हमें अपने कमर में झाड़ू बांधना पड़ता था ताकि हमारे पैर के निशान इस जमीन पर न पड़े। इन तमाम व्यवस्थाओं को बदलने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। आज बड़े बड़े मंचों से ये बात उठाई जाती है कि भारत का संविधान खतरे में है, तो सवाल ये है कि भारत के संविधान को खतरा किससे है? तो भारत के संविधान को आज के वक्त में अगर किसी से खतरा है तो ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोगों से है। पिछले साल दिल्ली में सरेआम संविधान को जलाया गया, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, उसी तरह इन लोगों ने मिलकर संविधान को जलाया। और जो लोग टीवी, समाचार पत्र, चैनलों में आकर ये बात उठाते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के असली वारिस हैं, वो सब चुप थे। कांग्रेस चुप थी, भाजपा चुप थी, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का सीएम है वो भी चुप था। तो ये बात आपको समझना है कि संविधान को बचाने के लिए अगर इस देश में किसी ने अपना झंडा और डंडा बुलंद किया है तो बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा और हाथी निशान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या है मेरे बच्चों, जब तक इस भारत का संविधान जब तक जिंदा है मैं आपके बीच में जिंदा रहूंगा। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप लोगों को किसी भी कीमत पर इस संविधान को खत्म होने नहीं देना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि किसी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब चलाने वाले नालायक हो, किसी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग नालायक हैं तो संविधान घटिया ही साबित होगा। और किसी देश का संविधान कितना ही घटिया क्यों ना हो, अगर चलाने वाले के इरादे नेक हैं तो घटिया से घटिया संविधान भी उस देश की जनता के लिए नेकी होगी। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। आज के वक्त में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर आपके बीच में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर गुमराह करते हैं। और यही बहुजन समाज पार्टी का मंच था। एक वक्त में जैसे आज ओम लता कुर्रे जी ने एक सवाल उठाया कि
कुछ लोग कुछ समय पहले कान से पैदा होते थे, दोना से पैदा होते थे, मगरमच्छ के आंसू से पैदा होते थे, मुख से पैदा होते थे। एक वक्त था जब मान्यवर साहब काशीराम जी उसी मंच पर बैठे थे और बहन कुमारी मायावती जी ने उसी वक्त हरिजन शब्द पर आपत्ति जताते हुए इन 15% लोगों को कहा कि जब हम हरिजन के औलाद हैं, यानी हरि के जन हैं, तब आप लोग शैतान की औलाद हैं। ये सवाल बहन कुमारी मायावती जी ने उठाया। उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि जिस संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने बैठकर मसौदा तैयार किया, उस संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर का छाया चित्र क्यों नहीं है? तब बहुजन समाज पार्टी की मांग से संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर का छाया चित्र लगाया गया। जब 34 साल के बाद, आजादी के 34 साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को जब कांग्रेस और भाजपा और जनसंघ ने सब लोगों ने मिलकर दबा दिया, तब बहन जी और काशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जाति के नेता नहीं, बल्कि वो पूरे देश के नेता हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करना पड़ेगा। और वो आवाज भी उस वक्त इसी मंच से बहुजन समाज पार्टी के मंच से उठाया गया था। आज आदिवासी समाज का जो 32% आरक्षण है पुनः बहाल कर दिया गया। और जब आरक्षण को 32 से 20 किया गया, उस वक्त भी नीला झंडा और हाथी निशान अपनी बुलंदियों के साथ इस सवाल के साथ सरकार से आंख मिलाकर ये सवाल पूछ रही थी, क्या आपने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का वादा किया था, तो फिर क्यों आदिवासी समाज के 32% आरक्षण में से 12% कट करके आपने 20% क्यों कर दिया? और उसके बाद हमारे प्रदेश के नेता, हमारे आदिवासी बेटा बस्तर से आने वाले हेमंत पोयाम जी ने आह्वान किया आदिवासियों के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में, और उन्होंने जगदलपुर में एक विशाल आदिवासी मेला वहां पर लगाया और पूरे आदिवासी समाज को आह्वान किया कि छत्तीसगढ़ की मजबूरी है और आदिवासी राज जरूरी है। हमारे जो मुख्य अतिथि आए थे, जो राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम जी के बातों का समर्थन करते हुए उन्होंने भी ये नारा को बुलंद किया कि छत्तीसगढ़ की मजबूरी है और आदिवासी राज जरूरी है। और तब कांग्रेस सरकार ने डरकर पुनः आदिवासी समाज के 32% आरक्षण को बहाल कर दिया। और हमने 31 अक्टूबर को हमने आदिवासी समाज के मान सम्मान के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय में हमने आंदोलन दिया और इस आवाज को बुलंदी के साथ उठाया। और उस वक्त भी हमने कहा कि अगर एक तरफ ये आदिवासी समाज का आरक्षण कट करेगी तो दूसरी तरफ यह अनुसूचित जाति के आरक्षण को बहाल करेगी, और यदि ये एससी समाज के आरक्षण को कट करेगी तब दूसरी तरफ ये आदिवासी समाज के आरक्षण को बहाल करेगी। मेरा सवाल ये है कि एससी समुदाय के 16% आरक्षण इन्होंने किस बेस पे बहाल किया था? अगर ये जनसंख्या के आधार पर बहाल किया गया था तो 4 दिन में एससी समाज का 3% जनसंख्या कम कैसे हो गया? जब 50% की जब भेड़िया टूट चुकी है, जब झारखंड में आरक्षण को 77% तक पहुंचा दिया गया है, तब क्या छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जाति है उनके आरक्षण को 16% क्या नहीं किया जाना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारे आरक्षण को फिर से पुनः बहाल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? जब ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिल सकता है, हम उनका समर्थन करते हैं। जब आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिल सकता है, हम उसका भी समर्थन करते हैं। तो क्या एससी समाज को जब 16% आरक्षण की बारी आएगी तो क्या हमारे ओबीसी भाई और आदिवासी भाई क्या पीछे हटेंगे? मैं समझता हूं बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे आरक्षित जनप्रतिनिधि हैं, जो गूंगे बहरे बनकर आज कांग्रेस और भाजपा की गोद में बैठे हैं, वो चुप हैं। और एक तरफ जहां आरक्षण बहाल होने वाला था
एक दिन पहले एक नाटक रचा गया, और नाटक कौन सा कि एक मंत्रिमंडल में बैठा व्यक्ति आदिवासी समाज का, वो सोशल मीडिया से ये बात रखी कि अगर आदिवासी आरक्षण को बहाल नहीं किया गया तो मैं अपने जो मंत्री के पद है उसको मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर वो इस्तीफा देते तो वो 1 महीना इस मुद्दे को हो गया। जब आरक्षण काटा गया उस वक्त उनको इस्तीफा देना था। उनको सब पता था कि मंत्रिमंडल में 2 दिन के बाद आदिवासी आरक्षण बहाल होना है। इस वजह से उन्होंने ये नाटक रचा, और नाटक रचने के बाद हमारे लोगों ने उसका स्टेटस डाला, हमारे लोगों ने इस बात का प्रचार प्रसार किया कि कवासी लखमा ने 32% आरक्षण बहाल नहीं होने पर अपना इस्तीफा दे देंगे। इसीलिए साथियों, वक्त भी बहुत हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आप सबने अपना अमूल्य समय दिया, आप सबको धन्यवाद। कुछ लाइन बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संविधान को अगर बचाना है, अगर इस देश में जो शोषित वंचित समाज उनके हक अधिकार की रक्षा करना है, तब हमें जान जमाई और कुर्बानी के लिए तैयार होना होगा। हम सबको अपनी जान जमाई और कुर्बानी के लिए तैयार होना होगा, और इस मिशन को जो कांशीराम साहब का जो आंदोलन है इसे सतत बढ़ाना होगा, और आने वाले कल में छत्तीसगढ़ राज्य में बसपा शासन लाना होगा। जो माननीय साहब कांशीराम जी का जो सपना था ना बिकने वाला बहुजन समाज बनाना, हम सबको इस सपने को पूरा करने के लिए बिकना नहीं है बल्कि टिकना है, क्योंकि बिके हुए लोग आंदोलन नहीं चलाते। जो टिके हैं वो बैठे हैं, जो बिके हैं वो निकल गए हैं। इसीलिए हम सबको टिके हुए लोगों से सीख कर हमें टिकाऊ बनना है, बिकाऊ नहीं बनना है। इन्हीं सब बातों के साथ, आशा विश्वास के साथ कि आप लोग इस आंदोलन में हम सबका समर्थन करेंगे, भागीदारी बनेंगे, इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।